नौकरी दे नहीं सकते तो एहतजाज करने का हक आप छीन नहीं सकते। जानबूझ के एक तकरार पैदा की जा रही है इस रियासत के अंदर। त्रिशंकु विधानसभा बन चुकी है, तो काम लोगों के मुद्दे उठाए तो जा सकते हैं लेकिन हल नहीं हो सकते। जो चुनी हुई सरकार को उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। ये जो डबल पावर सेंटर है ये इस रियासत को तबाह कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरनजीत सिंह टोनी जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। आपको क्यों लग रहा है कि पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए? देखें, पंजाबी के साथ बड़ा धक्का हो रहा है और पंजाबी को वक्तन फवक्तन हमेशा जो भी सरकारें रही उन्होंने यही बोला कि हम इसको 8th शेड्यूल में ला के इसका सम्मान देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रह जाती हैं। तो इस वक्त असेंबली सेशन चल रहा है और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ये बात रह ना जाए, इसका आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर हम चुन के वहाँ नहीं पहुँच सके तो बाहर बैठ के तो इसकी आवाज़ उठाएंगे। इसी सिलसिले में हमने जो हमारे तारिक हमीद करा साहब हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे दरख्वास्त की कि आप जो लीडर ऑफ अपोजिशन अमीर साहब, उनके साथ हम मिलकर एक सिख सम्मेलन रखेंगे और हमारे सिख समुदाय से जुड़ी हुई मांगे हैं जो, और उसमें सबसे प्रमुख तौर से है हमारी पंजाबी की मांग, उसको लेकर हमने बात करनी है। तो उसके सिलसिले में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और ताकि हमने 23 तारीख को जिस दिन शहीद आज़म भगत सिंह का दिन है उस दिन हम रानी तालाब बिगाना में एक सिख सम्मेलन रखेंगे ताकि हमारे पंजाबी की मांग को हम उठा सकें। सर, एक बात करना चाहेंगे पंजाबी मुद्दे से थोड़ा सा अलग है। डेली वेजेस की बात करना चाहूँगी मैं। बेसिकली रोज़ाना उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया, जो अपने पीएचई यानी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट से लेकर के सीएम हाउस तक उनका प्रदर्शन रहा और काफ़ी शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और कोई हाथापाई नहीं हुई, लेकिन रोज़ाना लाठीचार्ज। बीते दिनों जो सेक्रेटरीट के पास गए उसमें उन पर लाठीचार्ज हुआ। फिर जब आप फायर इमरजेंसीज के बच्चों की बात, एस्पिरेंट्स की बात करोगे तो उन पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। क्या कहेंगे इन पर? देखें, ये जो डबल पावर सेंटर है ये इस रियासत को तबाह कर रहा है और जो चुनी हुई सरकार को उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया, बीजेपी एक्सपोज हो रही है। बीजेपी ने भी वादा किया था कि हम इनको पक्का करेंगे, लेकिन बजट में इनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया, क्योंकि बजट तो उनके हाथ में है, सेंटर के हाथ में, तो उन्होंने इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया कि इनको पक्का किया जाए। तो जानबूझ के एक तकरार पैदा की जा रही है इस रियासत के अंदर और हम उनके मुद्दे के साथ हैं। सरकार का वादा है उनको पक्का करना, लेकिन सरकार के पास वो ताकत नहीं है, क्योंकि ये डबल पावर सेंटर, एक तरफ एलजी साहब, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब, पूरी कैबिनेट, तो जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको पता है कि ट्रांसफ़र हमारी एलजी साहब ने करनी है, वो उनका झुकाव उस तरफ है। तो ये एक जो मैं समझता हूँ कि त्रिशंकु विधानसभा बन चुकी है, तो काम लोगों के मुद्दे उठाए तो जा सकते हैं लेकिन हल नहीं हो सकते। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूं कि एक तो इनके ऊपर जो लाठीचार्ज है उसको बड़ा मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि आप अगर उनसे नौकरी दे नहीं सकते तो एहतजाज करने का हक आप छीन नहीं सकते, क्योंकि ये कोई अंग्रेज़ों का राज नहीं है कि आप किसी को बोलने नहीं दोगे, बात नहीं करने दोगे। बुनियादी हक है टू डिमॉन्स्ट्रेट। और पर उनसे ये भी कहूँ, डेली वेजर से भी ये कहूँ कि आपको भी हकीकत से वाकिफ़ हैं, आप भी थोड़ा सा रेस्ट्रेंट रखें। आपको मालूम है कि ये पुलिस जो है इस वक्त बेलगाम घोड़े की तरह चल रही है, इसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार का कंट्रोल होता तो आप पे लाठीचार्ज ना होता, लेकिन ये कंट्रोल बीजेपी का है, दिल्ली से अमित शाह जी का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो ये तो वही जाने वो कैसे इसको डील करते हैं, या एलजी साहब कैसे डील करते हैं, उनको क्या आदेश हैं। मैं समझता हूँ कि इस जो हमारे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे जो लाठीचार्ज चल रहा है, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे आपने वो दूसरा बताया फायर एंड सर्विसेज वाले हैं, मैं समझता हूँ कि हर एक को डेमोक्रेटिक राइट है टू प्रोटेस्ट, टू स्पीक फॉर देयर डिमांड्स। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए महराज मलिक ने कल बड़ा बयान दिया कि हिंदू जो है वो सरेआम पीता है और मुसलमान जो है वो पर्दे के अंदर पीता है। शराब घोटाले की बात की क्या कहेंगे इस पर? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा शराब घोटाला चल रहा है इस देश का। मैं समझता हूँ कि आप पीछे देखें तो बेहिसाब उसमें इर्रेगुलेटर हैं। जितनी भी दुकानें शराब की खुली हैं, कोई भी दुकान, एक्साइज कमिश्नर जो है और उसकी पूरी टीम वो आंखें मूंद के बैठे हैं कि घटिया शराब बेची जा रही है, घटिया, जिसका स्तर ठीक नहीं है। घटिया शराब लोकल जो है पैकिंग करके घटिया शराब डाल के बेची जा रही है। बड़ा लैंड ये जो माफिया है ये काम कर रहा है इसके पीछे। और
आपके साथ ओवर चार्जिंग जो दिन की है पूरी रियासत के अंदर, वही 2-4-5 करोड़ की ओवर चार्जिंग है। श्रीनगर के अंदर पूरी ओवर चार्जिंग है, क्योंकि बाहर से कस्टमर क्लाइंट आया हुआ है, वो स्वाइप मशीनें सबने खराब कर रखी हैं। मैं कहता हूँ ऑर्डर करो कि एक भी स्वाइप मशीन खराब होगी, वो शराब की दुकान वहीं बंद होगी। बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा ओवर चार्जिंग में। लेकिन ओवर चार्जिंग के हिस्से जो हैं वो पूरी डिपार्टमेंट बांट के खाता है, एक्साइज कमिश्नर या क्या है, क्यों बंद है ये? फिर पहले तो मैं जाती तौर से नशा विरोधी आदमी हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से लेके एंटी डोरी एंटी ड्रग्स में रहा हूँ। मैं विरोधी हूँ, मैं ना इसका सेवन करता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ। लेकिन जो लोग करते हैं उनको कम से कम किसी चीज़ की कोई क्वालिटी, एक पैमाना सेट किया गया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ जो है इस चीज़ के। तो मैं समझता हूँ, मुझे जो पीते हैं वो बताते हैं कि जो मिसाल के तौर पे शराब की बोतल 100 रुपए की आती है, ओवर चार्जिंग में वो 125 रुपए की, 150 रुपए की दी जा रही है। और कश्मीर के अंदर यहाँ तक के 200 रुपया 100% ओवर चार्जिंग ली जा रही है। और वो एक्साइज कमिश्नर जो है वो पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट मिला हुआ है, क्योंकि अगर वो रोज देख के वार्निंग देने वाली बात नहीं है ये कि हमने वार्निंग दे दिया है। वो वार्निंग जो है वो किसी को नजर नहीं आती। वो दुकान नहीं चलनी चाहिए जहां पे स्वाइप मशीन नहीं है, तो आपको ओवर चार्जिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ओवर चार्जिंग में का हिस्सा बड़ी जगह जाता है, बड़े बड़े घरों में जाता है, बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता है। इसीलिए स्वाइप मशीनों को मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है इन दुकानों के ऊपर। और ये शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला है। रियासत को कम से कम साल का 800 करोड़ रुपए का नुकसान है। जो मौजूदा जो नीति जो पहले से चल रही है, अब उसको जो पहले जो था, जो सिस्टम शराब का, जो लोग लोकल वेंडर थे वो ज़्यादा मुनाफा देते थे रियासत को, अगर मुनाफे की ही बात करें तो। शराब को धर्म के साथ जोड़ना क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता ये जोड़ना चाहिए। मेरे धर्म में तो अलाउड नहीं है, लेकिन जो पीते हैं वो उसके देनदार हैं। पर मैं समझता हूँ कि भाई ये अब अपनी अपनी स्वेच्छा है किसी की, वो कितना मुंह में राम राम और बगल में छुरी किसके पास है। बस एक सवाल और रहेगा, जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है, और जम्मू में कटरा, जो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट है कटरा, जहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का भवन है, वहाँ पर कुछ दिन पहले औरी का एक वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया सेंसेशन है। औरी शराब पीते नजर आए, क्या कहेंगे उस पर? उस माता रानी के देनदार होंगे, सजा मिलेगी ऐसे लोगों के। ये वक्त की अदालतों से बच जाएंगे। अभी उन्हें पुलिस ने बुक भी किया है। मैं क्या, अगर वहां से भी बच जाएंगे लेकिन उसकी सजा मिलेगी उनको। ऐसे जगह ये गलत है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये पवित्र स्थलों पे लेके ये चीज़ जाना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि सिख मेंटालिटी है, सिख मानसिकता है जो ऐसे काम करते हैं। और वो किसी धर्म से नहीं होते, ना वो हिंदू है, ना वो सिख हैं, ना वो मुसलमान है। जो इंसानियत से गिर जाए वो किसी धर्म का नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।